अच्छा जी बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा, इससे पिछला लेक्चर जो था मैंने आप लोगों को सिंगुलैरिटी सिस्टम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया था। उसके जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उसके और टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं और इसके अलावा आपके जो बेसिक्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं, मैंने उनको एक्सप्लेन किया था। और आज हमारा सेकंड चैप्टर है बेसिकली डेप्रिसिएशन कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होती क्या है। आई थिंक आप लोगों को पता है कि जो है ना आईकॉम पार्ट 2 की जो अकाउंटिंग है उसका सबसे जो है ना आसान चैप्टर में से कंसिडर किया जाता है। इसकी मैं डिटेल में नहीं ज़्यादा जाऊँगा, आपको उसकी डेफिनेशन का भी पता है कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, इसके मेथड्स का भी पता है। और चूँकि आप लोगों को इन तमाम चीज़ों का पता और इसको आपको आई थिंक 1 से 2 दफ़ा रिवीजन भी मैंने करवा दी है। तो इसमें जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जहाँ पे बच्चों को मसला आता है वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में आता है कि जब एक से ज़्यादा मशीन हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती है बिज़नेस के अंदर, या एक से ज़्यादा एसेट जब हमारे पास बिज़नेस में आ जाता है। लाइक एक पर्सन है, उसने जो है वो 1 जुलाई 2002 को एक मशीनरी परचेज़ की है और 2005 में जाकर उसने अगेन एक सेकंड मशीनरी परचेज़ कर लिया। सो इस टाइम पे जाकर जो है बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो बेसिक मैं आज ये 1 से 2 पॉइंट क्लियर करवाऊंगा आपके, जिसमें आप लोगों को अगर ये स्टिल ये प्रॉब्लम आ रहा है आपको कि हाउ टू कैलकुलेट दैट डेप्रिसिएशन व्हेन वी हैव मोर देन वन एसेट टू डेप्रिसिएट, तो उसको कैसे डेप्रिसिएट करते हैं। तो सबसे पहले जस्ट मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दी, इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं कि हमारे पास जो आपको पता 2 होते हैं। एक हमारे पास होता है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, एक होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड जो हमारे पास मेथड है, उस मेथड के अंदर भी आपको पता है उसके 2 डिफरेंट नेम्स होता है। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड भी कहलाया जाता है। उसके अलावा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो है हमारा, इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि हमेशा जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है हमेशा। कॉस्ट प्राइस इसको ओरिजिनल कॉस्ट ही कहा जाता है। और जो हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो हमेशा बुक वैल्यू पे मालूम की जाती है। ठीक है, ये इनका बेसिक डिफरेंस है कि बच्चों को अगर समझ ना आ रहा हो कि ये हमने जो है ना डेप्रिसिएशन इस पे कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसका ये सब बेसिक डिफरेंस ये है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है इस पे डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है इसमें बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। नाउ व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस सिंपल सी बात है, वो प्राइस होती है जिसपे कोई भी एसेट परचेज करते हैं। सपोज बिल्डिंग परचेज ₹6 लाख। ठीक है, अब आपने एक बिल्डिंग परचेज किया 6 लाख की। ठीक है, अब ये जो 6 लाख है ये आपकी एक्चुअली कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, गॉट इट? समझ आ गई? तो ये जो हमारी अमाउंट है, जिस अमाउंट में कोई भी एसेट परचेज किया जाता है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। ओके, अब बात आती है बैलेंसिंग डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड की। तो अब इस क्वेश्चन में कहते हैं बिल्डिंग परचेज किया 6 लाख की और वो कहता है जी डेप्रिसिएशन रेट है 10%। डेप्रिसिएशन 10% आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है तो आपको पता है, सिंपल सा केस है, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10⁻100। सो हमारे पास अमाउंट कितनी आएगी? 60,000। ठीक है, अब ये जो 60,000 हमारे पास आया है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हमने इस बार मालूम करना है एसेट की अपनी वैल्यू कितनी रह गई है। तो सिंपल जो है वो 6 लाख माइनस 60,000, हमारे पास क्या अमाउंट आ जाएगी? 5,40,000। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इन एक्चुअल ये हमारी कहलाती है बुक वैल्यू। ठीक है, ये हमारी बुक वैल्यू कहलाती है। अगर इन सिंपल आपने इसका फॉर्मूला देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है बुक वैल्यू मालूम करने का, तो सिंपल ये है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारा एक्चुअल बुक वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला है। तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है उसमें से वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ जाती है। तो ये छोटा सा मैंने आप लोगों से बता दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा रिमाइंडर हो जाए कि आप लोग क्वेश्चन में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो इस वक्त जो हमारा बेसिकली जिसके लिए मैंने ये टॉपिक जो है ना वो सिलेक्ट किया है। अब वो ये है
कि जब एक से ज़्यादा मशीनरी आ जाती है तो उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट की जाती है। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कोई भी, उस क्वेश्चन के लिहाज से मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। सपोज वो कहता है जी बिल्डिंग परचेस्ड 1 लाख की बिल्डिंग परचेज किया आपने, ठीक है, ऑन ठीक है 2 जनवरी 2001। मैंने आप लोग क्लास में भी एक बात, मैं आपको बार बार एक बात पे इंसिस्ट करता था, मैं आज इस वीडियो में भी आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपने हमेशा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डेट्स को बहुत ज़रूरी है देखना, बिकॉज आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही हमेशा डेट्स की बेस पे होती है। तो डेट्स को देखना अच्छे तरीके से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेट्स को मिस कर देंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन गलत आ सकती है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि 2 जनवरी 2001 को आपने एक बिल्डिंग परचेज की। उसके बाद हम चलते हैं, वो कहता है जी डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास आ गया 10%, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि सेकंड ऑन 30 जून 2004 he purchased another building। उसने एक और बिल्डिंग परचेज कर लिया कब? 30 जून 2004 को ₹4 60,000 60,000 की एक और बिल्डिंग परचेज कर लिया एंड सोल्ड the first one $40,000, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने स्कोर मशीनरी परचेज कर ली 30 जून को और उसके बाद उसने जो पहली है वो 40,000 की बेच ली है। यहाँ पे आपने एक तो जो है ना वो सेकंड मशीनरी का बैलेंस मालूम करना है और इसके अलावा यहाँ पे आपने फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 चीज़ें आ रही हैं। अब एक क्या आ रहा है मालूम करने के लिए, एक तो आ रहा है हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड मशीनरी, दैट मीन बैलेंस ऑफ सेकंड मशीनरी, और सॉरी बैलेंस ऑफ सेकंड बिल्डिंग, और उसके अलावा हमारे पास क्या आता है हमने मालूम करना है प्रॉफिट हुआ है पहली बिल्डिंग में, क्या लॉस हुआ। अब इसको लेके चलते हैं। परफॉर्मा तो आप लोगों को पता है, मैं टाइम नहीं कंज्यूम कर रहा इतना, सो यहाँ पे मैं पर लिख देता हूँ फिर भी डेट डिटेल्स रुपीस, ठीक है। ये हमारे पास डेबिट साइड आ जाती है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड आ जाती है। अच्छा, अब आपने ईयर टू ईयर स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है इसको। सबसे पहले सपोज ये हमारा जो है ना ये मेथड हम लोग अप्लाई कर देते हैं डिमिनिशिंग। ये हमारे पास यहाँ पे डिमिनिशिंग मेथड अप्लाई हो रहा है। डिमिनिशिंग मेथड वो मेथड होता है जिसमें जो है ना डेप्रिसिएशन आपकी जो है वो हर साल बुक वैल्यू पे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इन अदर वर्ड जिसमें डेप्रिसिएशन हर साल आपकी सेम नहीं रहती। ओरिजिनल कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहती है, बिकॉज जब भी आप एक डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करोगे तो वो सेम ही आएगी, लेकिन जब आप एक डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे वो कभी सेम नहीं आएगी, वो हमेशा चेंज ही आएगी। सो मेथड हमारे पास डिमिनिशिंग अप्लाई हो रहा है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है हमारे पास डेट क्या है, स्टार्ट 2 जनवरी 2001, 2 2001, ओके। 2 जनवरी 2001 हमारे पास सबसे पहले बैंक में बैलेंस कितना है, बैंक में कितना बैलेंस है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखना है कि इसकी डेप्रिसिएशन कैसे है। 30 जून, साल हमेशा हमारा 31 दिसंबर पे खत्म होता है,
ठीक है, वो डेट आ गई। अब हमारे पास सबसे पहले देखनी है हमने पास डेप्रिसिएशन कितनी है। सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 1 लाख है। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10⁻100 हमारे पास क्या आ जाएगी, 10,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सो ये 10,000 आ गई डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम देख लेंगे इस मशीनरी का बैलेंस, बैलेंस कितना आ जाएगा, 1 लाख माइनस 10,000 90,000। सो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 1 लाख। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पहला साल 2001। अब हमने कहना है 2002। बस यानी 2002, ठीक है। हमारे पास बैलेंस कितना आ गया नीचे, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हमारे पास 90,000, ठीक है। अब अगेन 31 दिसंबर 2002 अगेन वो भी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हमारी किस पे कैलकुलेट होगी, 90,000 पे, बिकॉज दिस इज द बुक वैल्यू। हमारा डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है, तो इसमें डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू से कैलकुलेट की जाती है, तो अब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। अगर तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता हमारे पास जो है स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, जिसमें हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तब हमारी डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे कैलकुलेट होनी थी, ठीक है। अच्छा 90,000 का अगेन 10% लेंगे हम, 10⁻100 हमारे पास कितना आएगा, 9,000, ठीक है। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारे पास, 9,000। सो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 9,000। अब इसका बैलेंस देख लेते हैं कितना है, बैलेंस 90,000 माइनस 9,000 81,000, टोटल हमारे पास 90,000, ठीक है। अब आते हैं तीसरे साल में, थर्ड ईयर में जब आएंगे तो वहां से मेरी बेसिक कैलकुलेशन स्टार्ट होनी है, बिकॉज हमने 2001 भी कैलकुलेट कर लिया, 2002 भी। अब आ रही है 2003 पे। जब 2003 पे आएंगे तभी हमने आगे अपने जो है वो वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यही इसी साल में हमने जो है वो एक तो सेकंड बिल्डिंग परचेज की है, सेकंड हमने जो लॉस है वो हमारे प्रॉफिट हुआ है का लॉस हुआ है, वो भी हमने इसी साल देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने दोनों मशीनरी के बैलेंस काउंट करने पड़ेंगे। जो पहली मशीनरी है उसका बैलेंस हमारे पास आ रहा है 81,000, ठीक है। और ये बात कब की हो रही है, 30 जून की, ठीक है। ये 30 जून की बात हो रही है। सो 3 हमारे पास पहली मशीनरी का बैलेंस कितना आ रहा है, 81,000। और अगेन सेकेंड मशीनरी हमने यहां पे परचेज की है ये 60,000 की, ठीक है। तो सेकेंड मशीनरी परचेज करेंगे, उसका बैंक बैलेंस भी यहां पे आ जाएगा, बैंक 60,000। ये तो आ गए दोनों के बैलेंस, ठीक है। अब बात आती है इनकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में और प्रॉफिट लॉस मालूम करने में। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो मशीनरी, यहाँ पे दो बिल्डिंग्स की वैल्यू अवेलेबल है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी डबल कैलकुलेट होगी दोनों की सेपरेटली। सबसे पहले जो बिल्डिंग 1 है उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, फिर बिल्डिंग 2 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो बिल्डिंग 1 की डेप्रिसिएशन सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। वो कैसी होगी, अब हमारे पास का बैलेंस कितना है, 81,000, ठीक है। 81,000 का 10% लेंगे, कितना आएगा, 8100, ठीक है। ये हमारे पास बिल्डिंग 1 की डेप्रिसिएशन आ गई 8100। लेकिन ये तो मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था, कल भी बताया था कि जो डेप्रिसिएशन रेट है वो हमेशा हमारे पास गिवन होता है पूरे साल का। लेकिन हमें अगर साल के दरमियान ड्यूरिंग द ईयर ही हम अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, तो जिस महीने में एक्टिविटी की जाएगी उतने मंथ्स पे उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये मशीनरी बेच रहे हैं 30 जून को, ठीक है, 30 जून को बेच रहे हैं। उसका मतलब ये है कि हमारी जो ये बिल्डिंग है ये पूरा साल वर्किंग में नहीं रही। कब तक वर्किंग में रही है, 30 जून तक, क्योंकि हमने वो मशीनरी 30 जून को बेच दी है। दैट मीन्स 30 जून तक वो हमारी कैलकुलेशन में रही है, तो 30 जून तक उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। तो वो बनते हैं 6 महीने, कितने बनते हैं, 6 मंथ्स। सो हमारे पास अब जो 8100 है इसकी 6 मंथ्स की कैलकुलेट कर लेंगे।
8100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है। सो अब इसकी जो है वो कैलकुलेट होगी 6/12। सपोज 6/12 हमारे पास इसकी आ रही है 4000, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई 6 मंथ्स की। सो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? पहले मशीनरी 3950। अब आते हैं सेकंड बिल्डिंग के ऊपर। और सेकंड बिल्डिंग भी हमने 30 जून को परचेज किया, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी सेम कैलकुलेट होगी, कितनी है? 60,000। सो बिल्डिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 10:100, 6,000। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 3,000। दोनों की डेप्रिसिएशन आ गई हमारे पास। अब इसको यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बिल्डिंग 1 को उसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई? बिल्डिंग 1 की डेप्रिसिएशन आई है 3950, और इसकी सेल्स प्राइस क्या थी बिल्डिंग 1 की? यहाँ पे हमने जो है ना इसको मेंशन किया था कि हमारी जो है ना वो 40,000 की वो बिकी है, तो उसकी जो है वो सेल्स प्राइस भी इधर आ जाएगी। कितने की बेची है हमारे पास? 40,000 की। और सेकंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ रही है? 3,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गई सेकंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन। अब सिंपल हमने प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए क्या करना है कि जो पहली जो मशीनरी का जो बैलेंस होगा लाइक दिस 81,000, उसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकल आएगी। वो कैसे होगा? 81,000 में से 4,000 को माइनस करो, आप लोग को क्या आएगा? 77,000 में से आप 3950 को माइनस करें, तो हमारे पास जो है वो टोटल हमारे पास वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की। सो प्री एंड एल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज हमारा जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है 73950। ओके, ये फर्स्ट मशीनरी का प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। और अब क्या करेंगे? सेकंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 3,000। इसके बैलेंस 60,000 में 3,000 माइनस कर देंगे 57,000। तो दैट मीन्स 57,000 हमारे पास दूसरी मशीनरी का बैलेंस आ गया। नीचे इन दोनों का टोटल कर देंगे हम लोग, 81,000 और 60,000 का। ये कितना हो जाएगा? 81,000 और 60,000, ये हो जाएगा 1,41,000, और यही टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1,41,000। सो इस तरह आप लोगों ने इस वैल्यूज को कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन की। अगर तो कोई प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में वैल्यू आई थी, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।